नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। फेसबुक ने लॉन्च किया internet.org, मुफ्त में मिलेगी 33 वेबसाइट्स। नेट न्यूट्रलिटी पर बहस हुई तेज। नेपाल से लौटेंगी एनडीआरएफ समेत 34 देशों की टीमें। सरकार ने कहा तत्काल राहत का काम पूरा, मलबा हटाने में मदद करेगी भारतीय सेना। नागालैंड में सुरक्षा बलों पर हमला, शांति में बाधा। केंद्र सरकार की चेतावनी, उग्रवादी गुटों को भुगतना होगा अंजाम। कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता ने की शिकायत, विपक्ष ने की जांच की मांग। और मध्य प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसे में 35 यात्रियों की मौत। पन्ना में चलती बस में लगी आग, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। सोशल नेटवर्किंग से जुड़ी कंपनी फेसबुक ने आज भारत समेत दुनिया के 9 देशों में internet.org के जरिए अपनी सेवाओं की शुरुआत की। देश में रिलायंस के साथ साझेदारी में शुरू हुई इस योजना के तहत उपभोक्ता एप्लीकेशन के जरिए फेसबुक सहित 33 वेबसाइटों से फ्री इंटरनेट के जरिए जुड़ सकते हैं, जबकि बाकी के लिए पैसे अदा करने होंगे। लेकिन आलोचकों ने इसे नेट न्यूट्रलिटी और इंटरनेट की आजादी के खिलाफ बताया है। नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी को लेकर देश में बहस सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बीच सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने सोमवार को रिलायंस के साथ साझेदारी में internet.org सेवाओं की शुरुआत कर दी। internet.org के उपाध्यक्ष क्रिस डेनियल के मुताबिक भारत सहित अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुल 9 देशों में ये सेवाएं शुरू हुई हैं, जिससे इंटरनेट से वंचित रहे करीब 80 लाख लोग बेसिक इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। इसके तहत रिलायंस मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता ऐप के जरिए फेसबुक सहित 33 वेबसाइटों को मुफ्त में सर्व कर सकेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन शर्तों के साथ होगा। जैसा कि कुछ सर्च करने के लिए गूगल की बजाय माइक्रोसॉफ्ट के बिंग का इस्तेमाल करना होगा। गूगल के इस्तेमाल पर अलग से फीस चुकानी होगी। जॉब सर्च के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद baba.jobs वेबसाइट मुफ्त होगी, लेकिन अगर naukri.com या कोई और साइट सर्च करनी है तो अलग से पैसे देने होंगे। इसी को नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ माना जा रहा है। हालांकि फेसबुक ने इसका बचाव किया है। Internet.org is non-exclusive and it is free. It is free to users. It's free to content providers. And Facebook is not paying money to operators. It's open to all. The essential principles of net neutrality, as we understand it, is that it should prevent discrimination, but at the same time, we also believe universal connectivity is promoting access, and we think internet.org is consistent with both these principles. हालांकि internet.org पर नेट न्यूट्रलिटी और फ्री इंटरनेट के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद कई ई-कॉमर्स कंपनी और कंटेंट डेवलपर्स फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म से हटने का ऐलान कर चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई को भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर करीब 10 लाख ईमेल मिले हैं। संचार मंत्रालय ने भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे साइबर मसले पर इसके क्या पक्ष हैं, इसके पक्ष में क्या दलीलें हैं और इसको लेकर किस तरह की आशंकाएं हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता साहब हैं। विराग, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि जो .org का कॉन्सेप्ट है, ये असल में क्यों इसको लेकर विवाद है, ये कहता क्या है, क्या इसकी सहूलियतें हैं और क्या इसके नुकसान आपकी नजर में है? ऐसा है कि इंटरनेट को लोगों ने बड़ा एक लिमिटेड एक पर्सपेक्टिव से लेना चालू कर दिया है कि इंटरनेट मतलब जहां पर हमको फेसबुक मिले, ट्विटर मिले और ये सारी सुविधाएं मिले। इसके अलावा भी इंटरनेट बहुत कुछ है। इंटरनेट की पूरी ज्ञान की एक दुनिया है। उसको एक कर्टेल करने की जो शुरुआत हुई पिछले वर्ष अगस्त में हुई, जब फेसबुक ने इंडिया में internet.org की कॉन्फ्रेंस की और जब उसमें फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग आए यहाँ पर। उसके बाद इस वर्ष फरवरी में उसमें कोई उल्लेखनीय हुआ और आजकल में जो उन्होंने इस सर्विस की शुरुआत की। इस सर्विस में फेसबुक सिर्फ रिलायंस के नेटवर्क में ही देखी जा सकेगी। रिलायंस का जो नेटवर्क है internet.org है, उसमें फेसबुक के अलावा कुछ 30, 35, 40 और भी बड़ी कंपनियां हैं, मीडिया कंपनियां हैं, जिसमें लिमिटेड एक एक्सेस रहेगी। ये जो नेट न्यूट्रलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट है। तो क्या ये विराग, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन में चाहूंगा, क्या बाकी सर्विस प्रोवाइडर
मैं कहूं कि रिलायंस को छोड़कर उनके साथ अगर जाएंगे या जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट होंगे, उनको दिक्कतें क्या होंगी इससे? नहीं, इसको इस तरह से समझिए कि जब हम फ्री एंड फेयर इंटरनेट की बात करते हैं तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि इंटरनेट का एक बड़ा नेटवर्क है। उस बड़े नेटवर्क में सारे जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे उसमें जो भी आदमी देखना चाहे देखे, एक मंच पर एक साथ अवेलेबल है। एक साथ। जब हम internet.org की बात करते हैं तो internet.org में आप लिमिटेड प्रोडक्ट देख सकते हैं, सारी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं है। वो ये कहते हैं कि चूंकि इंटरनेट सब जगह पे नहीं है, इसलिए हमने अपना एक शॉर्टकट निकाला हुआ है जिसमें कि हम ये फीचर्स के इंटरनेट देंगे। पर ये नेट न्यूट्रलिटी के बेसिक कंसेप्ट के अगेंस्ट में है। इसको हम दूसरे तरीके से समझें। नई सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता है मेक इन इंडिया, दूसरी प्राथमिकता है डिजिटल इंडिया। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन है, हमारी जो पूरी गवर्नेंस है, हम सब कुछ एक डिजिटल इंडिया के तहत करने जा रहे हैं। हमारी आधार से लेकर के हमारा ई वोटिंग की भी बातें चालू हो रही हैं। और डिजिटल इंडिया लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब अगर उस प्रोजेक्ट में हम उसमें ये समझें कि डिजिटल इंडिया मतलब सिर्फ फेसबुक और ट्विटर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। डिजिटल इंडिया मतलब ये होता है कि देश के हर व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा मिले और वो सारे प्रोडक्ट्स को अवेल कर सके। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देश की जो इंटरनेट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके ग्रो करने के लिए। तो अगर यहाँ पर मोनोपोली हो जाएगी बड़ी कंपनियों की, उसके आगे छोटी कंपनियां अपना व्यापार कैसे बना पाएंगी? लेकिन फेसबुक की ओर से जो दलील दी जा रही है कि ये विकासशील देशों के लिए जहां पर गरीबी है, सब लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पाते, पे नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि बेसिक जरूरतें एक मंच पर कम पैसे में या फ्री सुविधा के जरिए मिले। देखिए, जो फेसबुक का जब शुरुआत हुई थी तब ये बोला गया था कि हम यहाँ पर लोगों को जोड़ने के लिए हैं, और एक ऐसा लगा था जैसे कि कोई बहुत ही फिलैंथ्रोपिक और एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट है। पर फेसबुक कोई एक चैरिटेबल कंपनी तो नहीं है, ना ही कोई वो समाज सेवा कर रही है। उसकी जो मार्केट, जो उसके कैपिटलाइजेशन है, वो हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी कंपनियों से बड़ा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रिलायंस, टीसीएस और ओएनजीसी से भी बड़ा। तो वो इसके बहाने वो देश के पूरे जो उद्यम हैं, जो देश का इंटरनेट का मार्केट है, उसको कैप्चर करने की ये एक कोशिश है, जिसमें कि एक बहाना ये है कि हम लोगों तक हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? महत्वपूर्ण मुद्दे हैं नंबर 1 कि क्या यहाँ पर देश में आईटी उद्योगों का विकास हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्या लोगों को सभी प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने में क्या भारत के उद्योगों को फायदा है? नंबर 4, जो ये रेवेन्यू आएगी, ये रेवेन्यू भारत में रहेगी कि विदेश में जाएगी? नंबर 5, इनमें जो टैक्स लगेगा वो टैक्स यहाँ पर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? मैं तो एक बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ इन सारी कंपनियों से, ये कंपनी बताएं कि क्या भारत में इनका कोई भी प्रतिनिधि है? पिछले बहस में जब संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि इन सारी कंपनियों के बैक ऑफिस हैं भारत में, तो मैंने प्रश्न किया था कि अगर बैक ऑफिस हैं तो ये सारे लोग जिम्मेदारी लें। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो ये बोला जाता है कि भाई आप अपनी रिक्वेस्ट को अमेरिका भेजिए, पर भारत में कोई प्रतिनिधि नहीं है। मेरा सवाल ये था कि इस तरह की सुविधा शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की परमिशन या सरकार की, मैं कहूं कि मंजूरी जरूरी होती होगी। अगर मेरी जानकारी गलत है आप उसे ठीक कीजिएगा। भारत में इस तरह के इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च जब किया गया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या कहता है, और कैसे सरकार ने, क्योंकि सरकार ये कहती है कि नेट न्यूट्रलिटी पर वो पक्षधर है, लेकिन इस तरह के अगर मैं कहूं कि ज्वाइंट वेंचर्स को सरकार मंजूरी दे रही तो क्या इशारा कर रही है? बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि देश में एक ऐसा एक अज्ञानता का वातावरण है जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं और जिनके बारे में कोई लीगल कंप्लायंसेस हो ही नहीं रही हैं। मंजूरी की तो आप बात छोड़ दीजिए। आज आप एक छोटा सा पर्चा आप छपवाएं और उसमें आप अपना विज्ञापन करें तो उसमें प्रिंटर का नाम और प्रिंटर का मोबाइल नंबर होना जरूरी होता है, अदरवाइज प्रिंटर का उसका जो है वो जब्त हो जाता है। जब हमने इलेक्शन कमीशन में सोशल मीडिया पे गाइडलाइंस इशू कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की तो हमने कहा कि इतने महत्वपूर्ण बिंदु पर आज आप आखिरी 48 घंटे में कहीं पे भी प्रचार नहीं कर सकते, पर सोशल मीडिया से कर सकते हैं और उसमें भी कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन वहीं पर आप 10 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क चला रहे हैं पर कोई जवाबदेही नहीं है, नहीं कोई परमिशन की, तो बहुत दूर दूर तक बात ही छोड़ दीजिए। एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि इंटरनेट मतलब फ्री दुनिया, पर इंटरनेट का माध्यम फ्री है, पर इंटरनेट का जो व्यापार है उसके पीछे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर देश के सारे कानून लागू होते हैं और उनको लागू होना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल,
इस पूरी मैं कहूं कि पहल जो कि फेसबुक बता रहा है, जिसे पहल का नाम दे रहा है, एक नया शगुफा मैं कहूं, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो न्यूट्रलिटी वाला मसला था वो और बड़ा हो जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य ये है कि जब अगस्त 2014 में फेसबुक ने इस प्रोजेक्ट को चालू किया तब ये हल्ला क्यों नहीं हुआ, पर आज जब 2 महीने पहले अब इसी प्रोजेक्ट को एयरटेल ने चालू किया तो हल्ला हो गया। दोनों लोग गलत हैं, पर जब एक हिंदुस्तानी कंपनी उस चीज को चालू करती है तो हल्ला होता है, जब विदेशी कंपनी करती है तो हल्ला नहीं होता है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े ऑर्गेनाइज किस्म के कैंपेनिंग होती है। जैसे अभी आप नेपाल में देखिए, नेपाल में भारत इतना काम कर रहे हैं, पर वहां पर हो सकता है चीनी ताकतें या विदेशी ताकतें वहां पर बोल रहे हैं कि भारतीय मीडिया बाहर जाओ, जो भी चीजें करो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से नीतियों को इम्पैक्ट करने की कोशिश होती है, तो उसमें जब भारतीय कंपनी कोई चीज करती है तो उसमें कोई बहुत हल्ला होता है। विदेशी कंपनी करती है तो हम उसको एक नाटकीय स्वरूप दे देते हैं कि नहीं, हम तो नेट न्यूट्रलिटी में कंप्लाई कर रहे हैं। लेट देयर शुड बी ओपन सोशल डिबेट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विराग, इस तमाम मसले पर तमाम तकनीकी पहलुओं को सामने रखने के लिए आपका। थैंक यू। तो ये हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। मीडिया की भूमिका पर उठते सवाल। केजरीवाल ने मीडिया पर साधा निशाना। नेपाल में भी भारतीय मीडिया की आलोचना। देखिए देश देशांतर, निशाने पर मीडिया, आज रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि दुनिया में बढ़ रहे टकराव को भगवान बुद्ध की शिक्षा के जरिए खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि नेपाल जल्द ही भूकंप की त्रासदी से उबर जाएगा। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस के कार्यक्रम में नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वक्त भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के आंसू पोंछने का है। बोझिल सा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ वो हमारा सबका प्यारा नेपाल एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ये यात्रा कितनी भयंकर होगी उसकी कल्पना करना भी कठिन है, और उन्हें भी एक नई शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए आज हम भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बढ़ रहे टकराव को बुद्ध की शिक्षाओं से ही खत्म किया जा सकता है। हम देखें तो जीवन का कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें आज भी बुद्ध प्रस्तुत न हो। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाना होगा। इस मौके पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर काम करने वाले 4 विद्वानों को सम्मानित भी किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। फ्रांस से सीधे 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने पर बातचीत इसी महीने शुरू होगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री की कल से हो रही भारत यात्रा के दौरान बातचीत के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि दोनों देश इसके लिए समिति का गठन करेंगे और तय समय में बातचीत पूरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 36 राफेल विमान खरीदने पर सहमति बनी थी। ये सौदा करीब $6 अरब का है। Most of the procurement we do now, even if they have to be global, we have a very small global component and majority of the component to be made in India. लोकसभा में बजट सत्र के अब 4 कामकाजी दिन बाकी हैं, लेकिन सरकार के सामने कई अहम बिल पारित कराने की अहम चुनौती है। जीएसटी, कालेधन पर कानून के साथ भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक सहित कई बिल अटके पड़े हैं। 8 मई को लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने से पहले इन सभी विधेयकों का पारित होना अब मुश्किल लगता है। 4 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को संसद की कार्यवाही फिर शुरू हो रही है। सरकार की कोशिश है कि जीएसटी, जुवेनाइल जस्टिस संशोधन विधेयक, रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल, काले धन से जुड़ा विधेयक और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक इसी सत्र में पारित हो। सरकार को विपक्ष के दबाव में जीएसटी पर चर्चा और वोटिंग टालनी पड़ी थी। लोकसभा में फाइनेंस बिजनेस तो लगभग पूरा हो गया है, राज्यसभा में होना है
उसके अतिरिक्त रियल एस्टेट बिल है वो राज्यसभा में आएगा। साथ ही साथ जो है वो ब्लैक मनी से संबंधित एक कानून है वो भी आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट्स से संबंधित बिल है, उस पर भी चर्चा होनी है। उसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण बिल हैं, कंपनी एक्ट से संबंधित हैं, जो कि चर्चा होंगी। रिपीलिंग, अमेंडिंग है और कई और हैं। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में सकारात्मक ढंग से सब लोगों से चर्चा हो रही है और चर्चा भी होगी और ये बिल पास भी होंगे। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को सरकार राज्यसभा में वापस लेना चाहेगी। सरकार की योजना इस बिल को लोकसभा में पेश करने की है। लोकसभा में अगर सरकार ये बिल लाती है तो उसके लिए इसे पास कराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी राज्यसभा में उसके लिए मुश्किलें मौजूद हैं। और उसके बाद जो है वो सभी स्टेक होल्डर से, सभी से चर्चा करने के बाद उसमें एक परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन किसानों के हित में है, वो परिवर्तन विकास के हित में है, वो परिवर्तन पारदर्शिता के लिए है। तो उसमें विरोध करना और ये कहना कि साहब हम इसका विरोध करेंगे चाहे जो हो जाए, हमें लगता है ये हठधर्मिता है। मंगलवार को लोकसभा में जीएसटी और राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल को कार्यसूची में रखा गया है। इन पर सरकार के धैर्य और कौशल की परीक्षा होगी। इन दोनों ही बिलों पर विपक्ष संसदीय समितियों में चर्चा की मांग कर रहा है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल पर अपना विरोध और तेज करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है और 2013 में लाए गए बिल से किसान समर्थक कई प्रावधान हटा लिए गए हैं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के इस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए द्वारा लाए गए बिल में अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों के लिए जमीन का अधिग्रहण संभव नहीं था। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस 2013 के बिल में किसी भी बदलाव के लिए सहमत नहीं है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के खिलाफ आज दिल्ली में फ्लैट खरीदारों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इनका समर्थन करते हुए यूपीए सरकार के पुराने विधेयक के प्रावधानों को लागू करने की मांग की। विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए लाया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को एनसीआर फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को लेकर विरोध जताया। फ्लैट खरीदारों ने संशोधित विधेयक को खरीदारों के हक के खिलाफ बताया है और बिल में किए गए संशोधनों को हटाने की मांग की है। इसमें तो ऐसी अमेंडमेंट डाल दी गई है जो पतली गली से सारा को, जो मान लीजिए आपने हमें 2 हाथों से दिया, वो ऐसे छेद करके दिया थैले में कि हमारे पास जब तक थैला आएगा उसमें तो खाली होगा, रेत तो सारी निकल जाएगी। बिल को इसी सेशन में, इसी में पास कर दिया जाए राज्यसभा के, ना कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। कांग्रेस ने फ्लैट खरीदारों की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि नए संशोधित विधेयक में बिल्डर को परियोजना के निर्माण की तय समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने की रियायत दी गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे में यूपीए सरकार की ओर से लाए गए पुराने विधेयक के प्रावधान मंजूर होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि सारे संशोधन जो कि फायदा पहुंचाते हैं, बायर को नुकसान में रखते हैं, वो सारे चेंज होने चाहिए और 2013 के स्वरूप में लेकर आया जाना चाहिए। जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको लागू होना चाहिए। अगस्त 2013 में यूपीए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। स्टैंडिंग कमेटी ने फरवरी 2014 में अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पेश की। मंगलवार को नए संशोधनों के साथ राज्यसभा में यह विधेयक विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने महिला आयोग में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत की है। उसने आरोप लगाया है कि कुमार विश्वास से अवैध संबंधों की अफवाह के चलते उसकी पारिवारिक जिंदगी तबाह हो रही है, जिसके बाद महिला आयोग ने कुमार विश्वास को कल पेश होने को कहा है। कुमार ने अपनी सफाई में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि पहले आप एफआईआर करो, उसके बाद मैं मीडिया की एक छोटी सी बाइट करवाऊंगा जिसमें मैं साफ साफ कहूंगा कि मेरा आपसे कोई मतलब नहीं, आप मेरी छोटी बहन हो। उसके बाद मैंने जब जहां जहां कंप्लेंट कर दी, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने कुमार विश्वास को चिट्ठी पोस्ट करी। कुमार विश्वास से 3 बार मिलने गई। कुमार विश्वास तीनों बार मुझे नहीं मिले। आम आदमी पार्टी की इस महिला कार्यकर्ता का दर्द सुनने के बाद महिला आयोग ने कुमार विश्वास को मंगलवार को पेश होने को कहा है। इज्जत का सवाल है। एक मुस्लिम महिला है, उसका परिवार टूट रहा है उनकी वजह से, तो उनको सामने आके उसका बचाव करना चाहिए।
हालांकि दिल्ली महिला आयोग से नोटिस मिलने के बाद कुमार विश्वास और पार्टी दोनों ही सफाई देने सामने आए। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। पार्टी की महिला कार्यकर्ता का ये भी आरोप है कि कई लोग उसे साजिशन बदनाम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उसकी छवि खराब की जा रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नेपाल सरकार ने 34 से ज्यादा देशों के राहत और बचाव दलों को वापस जाने को कहा है। नेपाल की केंद्रीय प्राकृतिक आपदा राहत समिति ने आज कहा कि खोज और बचाव का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बाकी काम नेपाल के बचाव दल पूरा करेंगे। उस बीच भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर की टीम वहां मलबा हटाने में मदद के लिए कल जाएगी। नेपाल में भूकंप आने के 10 दिन बाद अब मलबे के नीचे लोगों के जिंदा बचे होने की उम्मीद कम हो चुकी है। ऐसे में नेपाल सरकार ने इन देशों से विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी बचाव दल को वापस बुला लेने को कहा है, जो भूकंप पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। एनडीआरएफ ने इसे प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। ऑपरेशंस अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की उतनी उपयोगिता नहीं रही है, इसीलिए नेपाल सरकार ने यह निर्णय लिया है और उन्होंने ये हम लोगों को बताया है और अनुरोध किया है कि वो अपनी अपनी टीमों को अपने अपने देश में वापस भेजें। भूकंप पीड़ित इलाकों में भारत समेत 34 देशों के 4,500 लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। नेपाल में भारत के राजदूत रंजीत रे ने कहा कि भारत आगे भी नेपाल को हर जरूरी मदद मुहैया कराता रहेगा। पूरा योगदान होगा भारत का। जो नेपाल सहायता मांगेगा, चाहे रबल रिमूवल के लिए है, चाहे रिलीफ के लिए है, जो कि हो ही रहा है, या रिहैबिलिटेशन के लिए है, भारत सरकार का दृढ़ निश्चय है कि जो हम कर सकेंगे, जो सहायता हम दे सकेंगे नेपाल को, जो नेपाल चाहेगा वो हम करेंगे। We have to thank the government of India. Within 6-7 hours of time, with all the necessary equipments, the flight from Delhi had reached Kathmandu. It helped a lot and it survived many people. नेपाल में पूरा जोर राहत और पुनर्वास के काम पर है। भूकंप पीड़ित इलाकों में मलबा हटाने और लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोहण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे भारत समेत कई देशों के पर्वतारोही परेशान हैं। 25 अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप से अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा का 80 लाख लोगों पर बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत के मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक की मदद मांगी है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में बैंक की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर 8% के आसपास रहेगी। उन्होंने कहा कि 1 साल से भी कम समय में सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक भीषण बस हादसे में 35 लोग मारे गए हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। बस छतरपुर से पन्ना जा रही थी। यह हादसा NH 75 में पन्ना नेशनल पार्क के पर्यटन स्थल पांडव फाल के पास हुआ। बताया जाता है कि बस की रफ्तार तेज थी और नीचे गिरते ही इसमें आग लग गई। हादसे में घायल 12 लोगों को गंभीर हालत में पन्ना जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे के मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक जताया है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छुड़ाते हैं एक अहम खबर के साथ। खबर है अमेरिका के टेक्सास शहर से, जहां पर रविवार को विवादित कार्टून प्रतियोगिता के बाहर पुलिस की गोलीबारी में 2 लोग मारे गए। मारे गए लोगों ने जांच के दौरान पुलिस पर गोलियां चलाई थी। पुलिस को शक था कि लोग अपने साथ विस्फोटक रखे हुए थे और कार्टून प्रतियोगिता में हमला करने आए थे। टेक्सास के गारलैंड शहर की ये इमारत रविवार रात गोलियों की आवाजों से दहल गई। पुलिस और दहशतगर्दों के बीच गोलीबारी में 2 हमलावर मारे गए और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। माना जा रहा है कि 2 गाड़ियों में विस्फोटक भरकर कुछ लोग कर्टिस कलवेल सेंटर पर हमला करने आए थे। इस इमारत के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्टून प्रतियोगिता चल रही थी।
because of the situation and what was going on today and history of what we've been told has happened at other events like this, we're considering their car as possibly containing a bomb. So our bomb unit is there. They're still working on that vehicle. गारलैंड शहर में इस कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन एक दक्षिणपंथी संगठन अमेरिकन फ्रीडम डिफेंस इनिशिएटिव ने किया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्टून बनाए जा रहे थे। इस हमले के बाद कार्यक्रम के आयोजक पैमिला जेलर ने कहा कि हम यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी धर्म नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देता। But nobody went around killing people or burning embassies or wholesale slaughtering communities. I mean, you have to enter the human race at some point. हमले के बाद गारलैंड शहर में हमलावरों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने लोगों से इस तरह के कार्यक्रमों से बचने की सलाह दी है जो जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।